नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज हम सभी हायर एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार इसे ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न। ये पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम देखेंगे। फटाफट सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, अगर हम बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो यह भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार का एक उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। यही आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है। बात करें अगर हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों के परिणाम स्वरूप 1956 में की गई थी। ठीक है, 1956 में की गई थी। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें इसके मुख्य कार्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं पुणे में, भोपाल में, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। ठीक है, वर्तमान समय में इसमें अध्यक्ष समेत 18 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से तृतीयक शिक्षा के कौन से अवयव हैं? तृतीयक शिक्षा के अवयव कौन से हैं? तो तृतीयक शिक्षा के अवयव हैं, विकल्प हमारा सही हो जाएगा डी, ए, बी और सी, अर्थात उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का निकाय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है डी, यूनेस्को ने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यूनेस्को। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है। भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, शिक्षा आयोग। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को समेकित दृष्टिकोण कहा जा सकता है? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है बी, शिक्षा को जीवन से जोड़ना। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थानों में समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य सौंपा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ए, यूजीसी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? ए, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र या चार्ल्स वुड प्रेषण। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1857 में। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई।
आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है बी, विश्वविद्यालय अनुदान समिति। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान समिति। ठीक है, ये संस्था विश्वविद्यालय अनुदान समिति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सार्जेंट रिपोर्ट। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए, 1823 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखिट में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ए, सैडलर आयोग। चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, एल्फिंस्टन रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 10+2+3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सैडलर आयोग। निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, कोठारी आयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी? इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है ए, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कूट के माध्यम से उत्तर देना है। स्वतंत्रता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग स्थापित किए गए थे जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। इन आयोगों को उनके स्थापित किए जाने के पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। आयोग है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, तीनों ही क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यूजीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की सिफारिश की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है ए, एम शर्मा समिति, एम शर्मा समिति। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्वायत्तता की अनुशंसा की गई। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से विख्यात व्यक्ति इस समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, ये पूछा गया है। तो कौन अध्यक्ष था? तो अध्यक्ष जो थे वह थे प्रोफेसर अनिल काकोदकर। तो विकल्प सही हो जाता है हमारा ए। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस विख्यात व्यक्ति की अध्यक्षता में की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। यहाँ पे हमारा विकल्प सी जो है वो सही होगा, अर्थात सैम पित्रोदा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई। इसका शीर्षक एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर
था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व इस समिति का अध्यक्ष था, पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ए, आचार्य राममूर्ति। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना की, अनुशंसा की, जो कि उच्च शिक्षक संस्थानों में अकादमिक गुणवत्ता और ज्ञानवर्धन के लिए सुझाव देगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, प्रोफेसर यशपाल समिति। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए ताकि 30% के सकल नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो ऐसी समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सैम पित्रोदा। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन सा प्रतिशत आंकड़ा खर्च किए जाने की सिफारिश की गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, सकल घरेलू उत्पाद का 6%। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU मूल रूप से स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1925 ईस्वी में। विकल्प सही हो जाता है हमारा ए। आगे देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया। इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है 1945 ईस्वी, अर्थात विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस आयोग ने UGC की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, 1953 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बहुत इजी सा प्रश्न है, विकल्प बी सही है, पंडित मदन मोहन मालवीय, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से UGC अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय और शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों के अनुरक्षण के बारे में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ए, धारा 12। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाने के लिए सशक्त नहीं है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, UGC। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है 16। विकल्प बी यहाँ पे सत्य हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे अधिक विश्वविद्यालय आते हैं। राज्य विश्वविद्यालय। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्वविद्यालयों के किस वर्गीकरण के अंतर्गत विद्यार्थियों के सबसे अधिक नामांकन होते हैं। तो किस में होते हैं? बी, राज्य विश्वविद्यालय। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मानित विश्वविद्यालय। ठीक है, मानित विश्वविद्यालय। आगे हम बात करेंगे, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, बेंगलुरु में। एक मिनट, हमने 42 प्रश्न देखा था, इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 43। सॉरी, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया।
गलती हो गई। चलिए हम देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करती है? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, अर्थात ए और बी दोनों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों ही मिलकर करती हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे अधिक मानित विश्वविद्यालय हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान उच्च शिक्षा में ऐसे संस्थान होते हैं जो कि किसी राज्य या क्षेत्र में छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनको यह प्रतिष्ठित स्थान कौन प्रदान करता है? तो हमें बताना है कौन प्रदान करता है। संसद का अधिनियम, विकल्प बी सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम राष्ट्रमंडल कोल केवल ऐसी सरकारी राष्ट्रमंडल एजेंसी है जो कि ब्रिटेन से बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से यह कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी, वैंकूवर कनाडा। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कॉलेज क्लस्टर विश्वविद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत किसी शहर या जिले में या उसके इर्द गिर्द एक न्यूनतम संख्या में महाविद्यालय मिलकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। निम्न में से यह न्यूनतम संख्या कितनी है? तो हमें बताना है कितनी है, 25। विकल्प सही हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यूजीसी, अर्थात विकल्प बी सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न हमने देख ही लिया था, जिसमें हमारा विकल्प सही है कौन सा? विकल्प सही है डी, बेंगलुरु। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से NUEPA न्यूपा, ठीक है, इसको अगर बोलें तो NUE ठीक, यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह जो है मुख्य रूप से शैक्षिक योजना से संबंधित है। विकल्प सही हो जाएगा बी। आगे हम देखेंगे, इसके बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का मुख्य शीर्षक क्या है? ठीक है, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बिना बोझ के शिक्षा, विकल्प बी सत्य है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से यूजीसी में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या है 2, विकल्प सही हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संस्था ने प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की? तो किसने की है? विकल्प सही हो जाएगा हमारा ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड वर्ष 1987 में स्थापित किया गया? विकल्प सही है ए AICTE। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया, इसके साथ कार्य योजना को भी संलग्न किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, 1992 में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ना कि शिक्षक दिवस। ठीक है, एजुकेशन डे, ना कि टीचर्स डे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 58 का सही उत्तर है सी,
11 नवंबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है शिक्षा की समीक्षा करना। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पेपर के अनुसार उच्च शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या शिक्षक छात्र अनुपात के संदर्भ में उल्लेखित की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है बी, 1:15। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, विकल्प संख्या सी, 20 विद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। कुछ अल्प अवधि कार्यक्रमों के अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना की गई, जो कि मूल रूप से प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं? तो मूल रूप से जो प्रस्तुत करते हैं, सही विकल्प हो जाएगा सी, अर्थात विषय विशेष का रिफ्रेशर कोर्स और दूसरा सामान्य उन्मुखीकरण कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, श्री प्रकाश समिति। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के संस्थानों को स्थापित करने एवं उनके प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सी, अनुच्छेद 32। चलिए हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग NCMI स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 2004 में। फटाफट प्रश्नों का देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप सबके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, इसीलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी विशेष एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ए, WIPO। चलिए, विपो। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो वह विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। विकल्प संख्या सही हो जाएगी सी। आगे हम देखेंगे, भारत में अप्रैल 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी विश्वविद्यालयों की संख्या? तो बात करेंगे तो 47। विकल्प सही हो जाएगा डी, 47। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है तिरुपति में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिल। विकल्प सही हो जाएगा बी। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात उपरोक्त दोनों कौन? तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम और तकनीशियन शिक्षा परियोजना, ये दोनों के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो अनुसंधान केंद्र है वह स्थित है तिरुवनंतपुरम। विकल्प सही हो जाएगा हमारा ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिषद को वर्ष 2013 में भंग कर दिया गया था? इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? ए, दूरस्थ शिक्षा परिषद, DEC। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हैदराबाद। विकल्प ए सत्य होय।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 42वें में, 42 में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से यूजीसी के संकाय सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विकल्प सही हो जाएगा डी, वर्धा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की स्थापना की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए, 1925 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए, 1985 ईस्वी में। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1985 में। चलिए विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न को अपने। तो अगला प्रश्न हमारा है, सरकार ने किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 30% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अगर हम देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 2020। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे? तो कौन थे? श्री CD देशमुख। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है ए, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, दिल्ली विश्वविद्यालय। विकल्प सही हो जाएगा सी। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में कौन सा स्थान है? विकल्प सही हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्थान। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समव्यावसायिक डिग्री की पाठ्यक्रम सामग्री किस पर जोर देती है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प है वह है ए, कौशल और व्यवहारिक विश्लेषण प्राप्त करने पर। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सूची का मिलान करना है, कूट से सही उत्तर का भी देना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोस्की और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? ये हम भी हल किया, ये भी हल किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पे है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान कहाँ पर है? तो अगर हम देखें तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ पे है? तो हम सभी जान रहे थे, अभी हमने हल किया था, तिरुवनंतपुरम में है। इसके अलावा कोस्की और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। ये प्रश्न भी हमने अभी सॉल्व किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1994 में। विकल्प सही हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1875 में। विकल्प सही हो जाएगा बी,
आगे देखेंगे निम्नलिखित में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा अबुल कलाम आज़ाद। विकल्प हो जाएगा ए हमारा सही। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सैटेलाइट चैनल है जो 26 जनवरी 2003 को भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास के लिए शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए एकलव्य। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा ए राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो वह है डी उपरोक्त सभी। छात्र नामांकन, शिक्षा की गुणवत्ता, महिला शिक्षा, ये सभी शामिल हैं। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। विकल्प सही हो जाएगा ए। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूजीसी की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बी ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संस्था ने शैक्षणिक अनुसंधान और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग संस्थानों के लिए भारत शिक्षा सूचकांक की शुरुआत की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी NAAC। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से छात्र नामांकन के मामले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी हमारा है इधर आगे, और जिसे हम देखेंगे अभी सी विकल्प सी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पहला अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कौन सा है जो कि यूजीसी के द्वारा वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी त्वरक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, जिसे पूर्व परमाणु विज्ञान केंद्र भी कहा जाता है। आगे देखेंगे दूरस्थ शिक्षा परिषद ने वर्ष 2002 में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सिंह केंद्र की स्थापना की। निम्नलिखित में से यह कौन सा विश्वविद्यालय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पहली निजी संस्था है जिसे वर्ष 1976 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची में मिला करके कूट में उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का हम देखेंगे सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चिन्मय अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन एर्नाकुलम में है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा में है, संस्कृत अनुसंधान फाउंडेशन मेलकोट कर्नाटका में है, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है नई दिल्ली में। विकल्प सही हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है जिसमें शिक्षण निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना है। यह निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थित है। तो विकल्प सही हो जाएगा डी गुड़गांव में। आगे देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कथन दिए हैं यह प्रारंभ में ही वैधानिक विधि द्वारा स्थापित हुआ है। यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। यह भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में देश का शीर्ष स्वायत्तशासी निकाय है जो विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण करता है। कूट के माध्यम से बताना है। तो सही उत्तर है डी केवल तीसरा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के अंतर्गत आने वाली महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस निकाय से वित्त पोषण के लिए वर्णनीय है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, राज्यपाल। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? कौन सा है? ओस्मानिया विश्वविद्यालय, ठीक है, नहीं है, सॉरी, कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है? ओस्मानिया विश्वविद्यालय नहीं है, बाकी ये तीनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान में अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यूजीसी से अनुमोदित विश्वविद्यालय में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही सत्य हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नए पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। नया पाठ्यक्रम संरचना क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प सही है बी, 5+3+3+4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में किस कक्षा तक शिक्षा दे सकेंगे? तो ग्रेड 4 तक, ठीक है। चलिए सॉरी, इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह है सी, ग्रेड 5 तक, ठीक है, ग्रेड 5 तक। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होने जा रही है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? डी, 2030 तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कोई प्रॉब्लम, समस्या? थोड़े से प्रश्न बचे हैं, फटाफट सॉल्व कर लें, मुश्किल से 30-40 प्रश्न हैं बस। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जून 2017 में नवगठित प्रारूपण नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे? इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में वर्ष 1935 तक सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, 50%। चलिए आगे देखते हैं, एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में किस संस्थान को स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कूट के माध्यम से बताना है, नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया गया है 4, नई शिक्षा नीति की सिफारिशें इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन ने की थी। दूसरा है, यह 1+2 स्कूल क्यूरिकुला को 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना में बदल देगा। अगला कथन है, इस नीति का उद्देश्य 2035 तक वर्तमान शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। अगला कथन है, इस नीति में शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश 4.6% से बढ़कर जीडीपी का 6% होने की संभावना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी विकल्प, अर्थात उपरोक्त सभी, यहाँ पर सभी सही हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, फिर से कूट में ही बताना है, नई शिक्षा नीति 2020 के विशेष रूप रेखा का अनुवाद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन से जुड़े हैं? कथन है 4, पहला है प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, दूसरा निपुण भारत, तीसरा 3 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के
लगभग 5 करोड़ बच्चों को की सीखने की ज़रूरतों को प्राप्त किया जाना है। चौथा कथन है मिशन एक समग्र दृष्टिकोण लेना है जिसमें सभी हितधारक शामिल हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। इसमें भी सभी कथन सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1985 ईस्वी में। चलिए आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी का लक्ष्य सीखने की आवश्यकता के अनुसार अधिक व्यक्तिगत बनाने और अनुकूलित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है, जो बेहतर शिक्षण अनुभव के लिए एडटेक कंपनियों के साथ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का भी प्रस्ताव करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन। चलिए आगे देखते हैं। नई यूजी शिक्षा धारा में कई प्रविष्टि और निकास विकल्पों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सही ढंग से मेल नहीं खाती? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, 5 वर्ष के बाद अनुसंधान के साथ स्नातक। यह मेल नहीं खाता। बाकी 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद उन्नत डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री, ये सभी मेल खाती है। चलिए आगे देखते हैं। 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा किस संगठन के द्वारा विकसित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, NCERT। चलिए आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण शिक्षा समिति की स्थापना की जाएगी। स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा किस ग्रेड से शुरू होगी, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, वर्ग 6। अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्कूल शिक्षा NCFSC 2020 से 2021 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगी? कौन विकसित कर रहा है? NCERT। विकल्प सही हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 के निम्नलिखित में से कौन से कथन पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए लागू किए जाने हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी। हाँ, कौन सा है देख लेते हैं। ए और बी दोनों, अर्थात ए और बी क्या है? 2000 देखिए ये कथन पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात। दूसरा है 2025 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात। दोनों ही कथन सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 अर्थात 2020 राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख को एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। परख के अक्षर आर का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, समीक्षा करें। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? समीक्षा करें। नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित NPST के लिए प्रस्तावित पत्र में पी का क्या अर्थ है? पी का क्या अर्थ है? पेशेवर। विकल्प सही हो जाएगा बी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा संस्थानों में निम्नलिखित में से कितनी नई सीटें जोड़ी जाएंगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 3.5 करोड़। चलिए रुपए। आगे है अगला प्रश्न। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग जो पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक ही अतिव्यापी क्षेत्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें निम्न शिक्षा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, वह क्या है? तो वह है चिकित्सा और कानूनी शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कितने वर्षों में महाविद्यालयों की चरणबद्ध संबद्धता को समाप्त किए जाने की संभावना है? तो 15 वर्षों में। विकल्प सही हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से
छडड का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम? तो डी, नेट मार्केट मेकर्स। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय साक्षरता प्रारंभ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, 1988 ईस्वी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है बी, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था 1961 में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत ने अंटार्कटिक पर कौन से शोध स्टेशन की स्थापना की थी? तो कौन से शोध स्टेशन की स्थापना की? ए, दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध सभा कब और कहाँ आयोजित हुई थी? सी, वैशाली 383 ईसा पूर्व में। आगे देखेंगे, ये हमारी प्राचीन काल की शिक्षा से संबंधित है। हम प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में किसके द्वारा जान सकते हैं? तो ऋग्वेद के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को संदर्भित किया जा रहा है? तो डी, चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है डी। चलिए आगे देखेंगे, विश्वविद्यालय की पहचान करना है कि इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत में प्रेसिडेंसी कस्बों में से जो विश्वविद्यालय थे उसका स्थापना वर्ष है। प्रश्न का सही विकल्प है 1857। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात 2035 में उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी? अभी हमने सॉल्व किया, कितने प्रतिशत? 50%। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की अध्यक्षता में विकास के लिए बनी समिति नई शिक्षा नीति ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। NEP 2020 में मौजूदा 10+2 सिस्टम को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा बदला जाएगा। नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? डी, 5+4+3+3। आगे देखते हैं, कथनों पे विचार करना है और हमें कूट में उत्तर देना है। कथन है 4, उपर्युक्त के साथ एकाधिक प्रवेश और निकाय बिंदु सर्टिफिकेशन UG शिक्षा 3 या 4 साल की हो सकती है। इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प और उपर्युक्त प्रमाणीकरण हो सकते हैं। दूसरा कथन है, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा 2 साल के बाद, स्नातक की डिग्री 3 साल बाद और अनुसंधान के साथ स्नातक 4 साल के बाद। तीसरा कथन है, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए HECI को एक व्यापक छात्र निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला कथन है, परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें उत्कृष्ट, वरिष्ठ, सेवानिवृत्त संकाय होगा। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही विकल्प जो है हमारा डी, उपरोक्त सभी सारे ही कथन सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, संभावित समय अवधि क्या है जिसके द्वारा कॉलेजों को डिग्री देने के लिए श्रेणीबद्ध स्वायत्तता दी जाएगी? तो वह है 15 साल। विकल्प सही है सी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी, बी और सी दोनों, अर्थात बी, शीर्ष रेटेड
वैश्विक विश्वविद्यालयों को सुविधा दी जाएगी कि वे भारत आएं और शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और अगला, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोट में बताना है हमें। कथन है, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI एक एकल छत्र के रूप में स्थापित है। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन, मान्यता एवं शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों द्वारा शासित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र लंबवत HECI द्वारा देखा जाएगा? ठीक है, तो किसको देखा जाएगा? तो यहाँ पे हमारा विकल्प जो सही है वह है डी, उपरोक्त सभी को, अर्थात राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद विनियमन के लिए इसे भी, मानक के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा अनुसंधान परिषद के लिए वित्त पोषण, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए मान्यता। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नई शिक्षा नीति 2020 के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है? इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, सभी, अर्थात अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिए की जाएगी। ये भी सही है। बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों को IIT, IIM के समकक्ष देश में वैश्विक मानकों की सर्वोत्तम बहुविषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह भी सही है। एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। यह भी सही है। सारे कथन सत्य हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें, कौन सा सही है यही बताना है हमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी कथन सही हैं। नई नीति दोनों में बहुभाषावाद को स्कूल और उच्च शिक्षा में बढ़ावा देती है। पाली फारसी प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान, अनुवाद और व्याख्या के लिए भारतीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कम से कम कक्षा 5 तक पढ़ाना, कोई भी भाषा किसी भी छात्र पर थोपी नहीं जाएगी। ये नई शिक्षा नीति के संदर्भ में बिंदुओं पर विचार करना था, कौन सा सही है, तो सभी सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक पहल नई शिक्षा नीति में की जा रही है जिससे शिक्षार्थी का आकलन हो सके? तो किया जा रहा है 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड के साथ आकलन सुधार। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 50वां केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के रूप में चयनित संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है, संस्थान को पूर्ण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता। अगला कथन है, संस्थानों को रैंकिंग QS 2020 विश्व रैंकिंग की सिफारिशों के अनुसार UGC द्वारा तय की गई है। IIT बॉम्बे सरकार की ओर से पहला ऐसा संस्थान क्षेत्र है। ग्रीनफील्ड श्रेणी में निजी संस्थान को भी वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है? तो भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, अर्थात इग्नू। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में कॉलेजों की अधिकतम संख्या वाला जिला कहा जा सकता है? बेंगलुरु अर्बन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, NIRF 2023 सूची में किस संस्थान ने समग्र संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष रैंक दिखाया है? तो ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई ने। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, NIRF 2023 सूची में कॉलेजों की श्रेणी में एक क्रम में 3 शीर्ष कॉलेजों की रैंकिंग कौन सी है? तो 3 शीर्ष कॉलेजों की रैंकिंग जो है वह है ए, मिरांडा हाउस दिल्ली, हिंदू कॉलेज दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। आगे देखेंगे। अगला है
NIRF 2023 सूची में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में एक क्रम में शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग कौन सी है? तो कौन सी रैंकिंग है? ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, उसके उपरांत जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। आगे देखेंगे NIRF 2023 सूची में शीर्ष शोध संस्थान की रैंकिंग कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, NIRF 2023 सूची में शीर्ष प्रबंधन संस्थान की रैंकिंग कौन सी है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ए प्रबंधन, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। तो इस प्रकार यह जो प्रश्न था संपूर्ण हुआ हमारा हायर एजुकेशन के संदर्भ में। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक को लेकर, उसके संबंधित प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए आगे देखते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ मिलते हैं जल्द ही आपसे।